Hello, my cheetahs. Your Radhika ma'am is back with yet another one shot on acid, bases and salt. और मैं अपने सारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में JX पे। तो देखो बेटा, अब जो भी बच्चा इस वीडियो तक पहुंचा है, प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दे दो। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आराम से और इफेक्टिव वे में अपना रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर तुम्हें यहां से कोई क्वेश्चन आए तो तुम अटेम्प्ट कर पाओ और भूलो ना। सो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है बेटा कि जो भी तुम्हारा टारगेट है, जो भी तुम बोर्ड में मार्क्स अचीव करना चाहते हो, वो मार्क्स तुम अचीव करो। कोई तुमसे परसेंटेज पूछे तो तुम खुशी खुशी अपनी बोर्ड की परसेंटेज बता सको। तो इसी प्यारी सी बात के साथ हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना है। पहले एसिड बेस पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट पढ़ेंगे। तो एसिड्स और बेस क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट जिनका होगा वो क्या कहलाएंगे? एसिड। एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होंगे वो हमारे क्या होंगे? बेसिस होंगे। अब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस तुम्हारा रेड में चेंज हो जाएगा। लिटमस क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बेसिस टर्न रेड, लिटमस ब्लू। अभी के लिए ध्यान रख लो कि कौन से सॉल्यूशन में क्या कलर चेंज आ रहा है लिटमस का। गिव्स H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस देता है एसिड एक्वस सॉल्यूशन में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्वस बोले तो मैम पानी में, एसिड को पानी में डालोगे H प्लस देने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास है देखो HCl। HCl तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन लिया, पानी में डाला, पानी में डाला, सबको पता ना HCl एसिड है। आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन लिया, पानी में डाला, किस में टूटेगा? H प्लस Cl नेगेटिव। तो हर एक एसिड H प्लस देगा। भाई कॉमन बात हर एक एसिड में ये है कि तुम HNO3 लोगे वो भी H प्लस देगा, H2SO4 लोगे वो भी H प्लस देगा, फिर CH3COH ले लोगे वो भी H प्लस देगा। बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये सब क्या है? बेस। तो बेटा जी अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन ले ले, इनको पानी में डालें, तो ये भी क्या दे देंगे हमें? OH नेगेटिव आयंस। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अब आ जाते हैं कि मैम पता कैसे लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। आपने बोला था थोड़ी देर पहले जस्ट अभी कि मैम एसिड जो है वो खट्टे हैं और बेस जो है वो बिटर है। तो क्या हम खा के बता दें कि कौन एसिड है कौन बेस है? देखो, हर एक एसिड, हर एक बेस एडिबल नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम खा के नहीं बता सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमने बेटा क्या सॉल्यूशन निकाला? इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स टेल्स अस whether substance we are testing is acid or base। वो इंडिकेट कर देगा कि भाई ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है। अब दो तरह के इंडिकेटर्स हैं अपने पास, नेचुरल, सिंथेटिक। दोनों ही क्या करेंगे? हमें एसिड बेस के बीच का डिफरेंस बता देंगे, कौन एसिड है कौन बेस है। पर चलो देखते हैं नेचुरल कौन कौन से हैं। अब तुम्हारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस। लिटमस, अब ये लिटमस क्या है, क्यों ये नेचुरल है? क्योंकि आप इसको एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो विच इज कॉल्ड लाइकन। क्योंकि आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो नेचुरल हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, न्यूट्रल जो इसका कलर होता है, दैट इज पर्पल। बट हम क्या करते हैं, हम इस पर्पल को हम चेंज कर देते हैं बेटा रेड एंड ब्लू कलर में। रेड एंड ब्लू कलर में, रेड में कैसे चेंज कर देते हैं? हम इसे एसिडिफाई कर देते हैं और इसे एल्कलाइन बना देते हैं, तो ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अपना लिटमस आ गया वो दो कलर में आ गया, वो दो कलर में आ गया, एक रेड में और एक ब्लू में। अब हम इसे ऐसे यूज करेंगे, या तो हम इसका सॉल्यूशन यूज करते हैं या फिर हम कोई पेपर स्ट्रिप यूज कर लेते हैं, रेड और ब्लू कलर की होती है। अब बेस में बेटा, जब मैंने तुमको एक मान लो टेस्ट ट्यूब में मैंने तुमको दे दिया बेस,
एक में एसिड। तुम कैसे पहचानोगे कि कौन बेस है कौन एसिड है? क्योंकि दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही तुम्हारे कलरलेस से होंगे। ये दोनों ही कुछ सोच लो कलरलेस से सॉल्यूशंस हैं। तो आप क्या करोगे, बारी बारी चेक करोगे, ठीक है। बारी बारी कैसे चेक करोगे? मान लो आपने बेस में डाल दिया रेड कलर का सॉल्यूशन है। क्या ये लिटमस ही है? ये लिटमस ही है। आपने इसमें डाल दिया रेड। अब इसका कलर क्या हो जाएगा इस रेड को, या फिर आपने रेड स्ट्रिप डाल दी, मान लो स्ट्रिप ले ली, तो क्या हो जाएगी? ये किस में चेंज हो जाएगी? ब्लू में। और मान लो आप यहाँ पर ब्लू कलर की स्ट्रिप डालते हो, यहाँ पे ये रेड ब्लू हो गई और यहाँ ब्लू कलर की स्ट्रिप डालते हो, तो ये तुम्हारी किस में चेंज हो जाएगी? रेड कलर में। ठीक है, तो ये कलर चेंज से हमें पता चल गया, क्योंकि लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर देता है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, याद। एसिड में वो रेड कलर। कैसे याद रखोगे? एसिड मतलब मैम खतरा, खतरे का सिंबल। और रेड भी हमारा क्या होता है? खतरे वाला कलर है ना, सिंबल जो होता है वो रेड कलर में ही तो होता है। तो एसिड में डालोगे तो तुम्हारा ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। टर्मरिक, हल्दी तो सब फेमिलियर है यार, घर पे हल्दी होती है। हल्दी अपनी येलो कलर की होती है, और अगर आप बेस में डालो रेड हो जाएगी, और अगर आप एसिड में डालो तो येलो की येलो ही रहती है। आ जाइए, अब बात करते हैं हम लोग अपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स तुम्हारे दो हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स याद रखोगे। कौन कौन से मैम? एक तुम फिनोफ्थलीन याद रखोगे, एक मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है, ओरिजिनल कलर जो होता है, आपके पास मैं फिनोफ्थलीन की बॉटल दे दूं, वो कलरलेस होगी, उसका अपना कोई कलर नहीं होगा। लेकिन मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम में ही ऑरेंज आ रहा है, इसका खुद का कलर कैसा होगा? ऑरेंज। अब देखो बेटा, जब आप बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन ऐड करोगे, एक टेस्ट ट्यूब दी जिसमें बेस था, इसमें आपने फिनोफ्थलीन ऐड किया, तो प्यारा सा पिंक कलर आ जाएगा। ये पिंक कलर आपको इंडिकेट करेगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई एसिड सॉल्यूशन दिया तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर था वो चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। तो ऐसे फिनोफ्थलीन हमें बता देगा कौन एसिड है कौन बेस है। मिथाइल ऑरेंज तुम्हारा न्यूट्रल ऑरेंज है, लेकिन अगर तुम बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो येलो हो जाएगा, एंड अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। मैम याद नहीं रहता? नहीं रहेगा पेपर में ऐसे याद, कुछ ट्रिक बना दे तुम्हारे लिए। चलो, तो फिनोफ्थलीन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में याद रखना इसे भी, NBA, मतलब ये न्यूट्रल में कैसा है? PC, बेस में कैसा है और एसिड में कैसा है? तो याद रखना बेटा, पहले मैम ने बेस लिया है, फिर मैम ने एसिड लिया है। पहले बेस फिर एसिड। अगर एसिड बेस उल्टा किया तो ट्रिक फिर तुम्हें गलत जवाब देगी। तो यहां से PC PC PC, प्रियंका चोपड़ा सबको पसंद है? चलिए, वेरी गुड। अब यहां से P का मतलब फिनोफ्थलीन, न्यूट्रल में कलरलेस, न्यूट्रल में कलरलेस, बेसिक में पिंक, एसिडिक में कलरलेस। ऐसे याद कर लोगे, ऐसे याद कर लोगे। मान लो मैंने बोला बताओ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला, अगर बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर आया? पिंक। तुम करोगे PC PC, मतलब फिनोफ्थलीन है कलरलेस, पहले आता है बेसिक, तो बेसिक में P मतलब पिंक, PC। एसिडिक में कलरलेस, याद आ जाएगा। नीचे देखो, मिथाइल ऑरेंज के लिए कोई ट्रिक बना लो। MOYR, MOYR क्या कर सकते हो? मोरा पीला लाल, लाल पीला बोलते हो ना, मोरा पीला लाल, तुम्हारा लाल कैसा है? पीला। ठीक है जी। तो M फॉर मिथाइल ऑरेंज, और न्यूट्रल में इसका कलर ऑरेंज, पहले हमने बेस को लिया फिर हमने एसिड को लिया। बेसिक में इसका कलर कैसा है? येलो, और तुम्हारा एसिडिक में कैसा है? रेड। अब मैंने पीला लाल बोला है तो P मत लिख देना और लाल को L मत लिख देना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हारे माइंड में कोई ट्रिक है तुम वो भी यूज कर सकते हो। अब ये मैंने एक फोटो लगा दी है,
ये देखो तुम्हारे पास लिटमस टेस्ट है, तो मैंने बोला पेपर स्ट्रिप्स यूज कर लेते हैं हम लोग। ये ब्लू लिटमस, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, तो तुमने ब्लू कलर का पेपर डाला तो तुम्हारा किस में चेंज हो गया, रेड में। ये तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन है, तुमने रेड कलर का लिटमस डाला, किस में चेंज हो गया, ब्लू में। तो यहां से हमें पता चल गया बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। क्या मतलब कि अगर तुम्हारा लिटमस रेड से ब्लू हो गया, सो दैट मीन्स इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। हल्दी, ये सब देखो प्यारी सी फोटो हल्दी की लगी हुई है। हल्दी तो सबने देखी है घर पे, राइट। क्या बोला था, एसिड में कलर सेम रहता है और बेस में कलर रेड हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आ गए हम अपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। तो देखो इसको कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, आई डोंट नो अब, ठीक है। सो ये प्यारी सी फोटो हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए। अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर कंपाउंड्स हुज स्मेल, अरोमा चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये तो हम कलर से देख रहे थे मैम, पहले कलर चेंज हो रहा था, हम बता रहे थे एसिडिक है बेसिक है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अरोमा, जिनके स्मेल के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो आपके पास ये है अनियन, ये देखो सुंदर सी फोटो अनियन, ये एक ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है। वनीला एसेंस, वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है मैम हम लोगों को, है ना, वनीला फ्लेवर कुछ लोगों का फेवरेट रहता है, तो ये वही एसेंस। एंड क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब लौंग, घर पे जो होता है ना, जब दांत में दर्द लगती है मम्मा बोलती है लौंग रख लो, वो वाला लौंग। सो ये तुम्हारे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इससे कैसे पता चलेगा मैम, अगर आपने इनमें से कोई इंडिकेटर एसिड में डाला तो आपको उसकी स्मेल आएगी। अनियन की एक स्मेल होती है, लौंग की अपनी खुशबू है, वनीला की अपनी खुशबू है। अगर आप उसको एसिड में मिक्स कर दो तो तब भी तुम्हें उनका क्या आएगा, स्मेल आएगा, ठीक है, वो रिटेन कर जाते हैं एसिड में स्मेल। लेकिन बेस में अगर तुमने मिक्स कर दिया तो वो अपनी खुशबू लूज कर देंगे। तो खुशबू के बेसिस पे हमने बता दिया, खुशबू कोई लड़की नहीं, हमने अरोमा के बेसिस पे बता दिया कौन एसिड है कौन बेस, राइट। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई केमिकल प्रॉपर्टीज तो मजेदार होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछे जाते हैं। अब रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड्स तुम्हारे मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड ले लो कोई भी यार, मेटल और एसिड ले लो, लेट्स से मैंने ले लिया जिंक और एसिड ले लिया HCl, तो क्या ये सॉल्ट बना देगा ZnCl2 और साथ में तुम्हारी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और ये क्योंकि तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तुम्हारे बेसिस भी ये काम कर सकते हैं क्या, बेसिस का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाया जाए तो तुम्हारे बेस क्या होते हैं, जैसे कि NaOH, NaOH, और मान लो यहां पर मैंने ले लिया तुम्हारे पास जिंक, ठीक है जी, जिंक का रिएक्शन एक बार मैंने एसिड से करा दिया, एक बार मैंने तुम्हारा रिएक्शन किससे करा दिया, तुम्हारा जिंक का बेस के साथ, तो क्या ये भी सॉल्ट बना देगा, यस मैम ये भी बनाएगा। कैसा सॉल्ट ये बनाएगा तुम्हारा, ठीक है जी, तुम्हारे पास जिंक +2 एंड ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है जी, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसे क्या बोलते हो तुम, अरे इसे क्या बोलते हो तुम, सोडियम जिंकेट, इसे क्या बोलते हो, सोडियम जिंकेट, और साथ में तुम्हारी क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो दोनों के साथ रिएक्शन कर दिया, हमारे एसिड के साथ भी बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं मेटल। इसके बाद आ जाओ रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स बोले तो मैम कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे कि लेट्स से मैंने क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया HCl, एक एसिड ले लिया HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर देंगे क्योंकि बेटा ये एसिड है और इसका नेचर होता है बेसिक, तो एसिड बेस तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अब यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि तुम्हारा कार्बोनेट का नेचर बेसिक है, अब यहां पे एक सॉल्ट बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा, NaCl। साथ में क्या बन जाएगा,
ये देखो NaCl, और फिर बनता है कार्बोनिक एसिड जो कि फर्दर टूट जाता है तुम्हारा H2O और CO2 में। ठीक है जी, यहां पर 2 लगा के बैलेंस कर दो इसे। सिमिलर रिएक्शन ये तुम्हारा किसके साथ दे देगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो HCl का रिएक्शन अगर मैं NaHCO3 के साथ करवा दूं तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे बेसिस रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बेस NaOH और Na2CO3 इसका भी नेचर बेसिक, तो ये तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिस तुम्हारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसके लिए हम टेस्ट भी कर सकते हैं, बताने के लिए कि जो गैस यहां पर इवॉल्व हुई है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, एंड हमें मिलता है यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटीज अपीयर होते हैं। अब तुम खुद सोचो, ये कलरलेस था, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास की, अब ये इसके क्या बन गए, व्हाइट पीपीटी, यहां पर मिल्कीनेस आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मिल्कीनेस। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। तो हमारे लिए एक टेस्ट है कि अगर हम लोग सही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें लाइम वाटर से तो हमारे पास मिल्कीनेस अपीयर होगी, और उस मिल्कीनेस को देख के हम बता देंगे कि जो गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो मेटल ऑक्साइड आप ले लो, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे मैंने ले ली कैल्शियम ऑक्साइड और एसिड ले लिया HCl। क्योंकि बेटा मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होती है नेचर पे, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी भाई, एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बना देगा, CuCl2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो भाई, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हो गई बैलेंस। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ होता है, बेसिस, क्योंकि जनरली हमारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। यहाँ पे होगा बेस। तो आपके पास मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और एस बेस मैंने बेस यहाँ पर ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी है ना अभी भी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो देख लो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, और हमारी मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो मैंने बोला था कि एसिड की जो डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन, दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ आयंस आर कॉल्ड एसिड। मतलब आपने किसी भी पानी HCl को, किसी भी एसिड को पानी में डाला, जैसे वाटर में डाला, तो आपके पास H+ आयन दे देगा Cl नेगेटिव। H+ कॉमन है, हर एसिड ये H+ आयन देता है। कई बार इस तरह से भी लिखा होता है H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। कुछ नहीं है, क्योंकि पानी तो देखो बेटा एज इट इज ही रहा ना, अगर ये तुम्हारा पानी के साथ कंबाइन करता है तो इसे हम हाइड्रोनियम आयन, ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो इसे हम कई बार H+ भी लिख देते हैं या H3O+ भी लिख देते हैं, दोनों बातें सही होती हैं। अब केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस। जैसे कि NaOH आपका एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में डालो तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। ये पानी तोड़ देता है सोडियम और OH नेगेटिव आयंस को। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिक सॉल्यूशन। मैम ये तो पता चल गया कि एसिड है, एक सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, तो हमारे पास अगर पता लगाना हो कि मेरे को दोनों सॉल्यूशन एसिड एसिड दे दिए, अब मुझे पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड मेरा वीक है। हम तो बोलते हैं ना कि कुछ एसिड हमारे एडिबल है तो वो ऑब्वियसली वीक होंगे, जो हम लोग को जला देते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे मैम कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स के मिक्सचर से ये बनाया जाता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब समझते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारी स्क्रीन पे है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या होता है ना बेटा, एक टर्म आती है पीएच। पीएच हमें बेसिकली बता देगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। अब ये पीएच होता क्या है? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution। तो आप ये देखो कि हमें पता लगाना है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो हमें उसके पीएच की नॉलेज होना जरूरी होती है। पीएच क्या होता है मैम? पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक तरह से हमने बोला कि मैम एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस दे रहा है, तो जितना ज्यादा H प्लस कोई एसिड देगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। और पीएच उसका कैसे डिपेंड करेगा? अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा H प्लस दे रहा है तो उसका पीएच कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? तो आपके सामने लिखा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आगे माइनस है, जितनी ज्यादा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना पीएच कम होगा। मतलब जो एसिड हमारा अच्छे अमाउंट में H प्लस आयन दे रहा है उसका पीएच कम होगा। मतलब जिसका पीएच कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छे एसिड का मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और जिसका पीएच ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो हमें ये तो पता चला कि भाई जिस एसिड का पीएच कम होता है वो है खतरनाक एसिड, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो पीएच स्केल है बेटा जी, वो तुम्हारा 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है। और मैं अगर आगे लिखूं, यहाँ पे तो जगह, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। आपका जब पीएच, कोई और कलर ले, आपका जब पीएच 0 से 7 तक होगा तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक माना जाएगा। और अगर आपका पीएच 7 टू 14 होता है, क्योंकि हमारी स्केल है 0 से 14 तक, अगर 7 टू 14 होता है तो उसे हम कहते हैं बेसिक, कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक। और अगर एग्जैक्टली तुम्हारा पीएच 7 है, एग्जैक्टली 7 है, तो सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा होता है? न्यूट्रल। 7 से छोटा, 0 से लेके 7 से हल्का सा कम होगा, एसिडिक। अगर 7 से बड़ा होगा और हमारा 14 के बीच में आएगा या 14 होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो आप ये ध्यान रखो। और एग्जैक्टली 7 पे सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब मान लो आपको मैंने एक टेस्ट ट्यूब दे दी जिसमें मैंने एक एसिड, अभी पीछे एक टेस्ट ट्यूब दी थी, पीछे मैंने बोला था एक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। तो मान लो आपके पास, आपको मैंने एक इंडिकेटर दे दिया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दे दिया, और आपने इसके अंदर भी डिप किया, इसके अंदर भी डिप किया। अब इनमें से कोई कलर आ गया, लेट्स से कि इसका कलर आ गया ऑरेंज एंड इसका कलर आ गया ग्रीन। तो आप जाओगे इस वैल्यू पे, चेक करोगे कि ऑरेंज का पीएच 1 है, लेट्स से ग्रीन ये वाला आया, इसका पीएच 4 है। तो हमारे पास इसका पीएच आ गया 1, इसका पीएच आ गया 4। तो तुम पीएच देख के अब बताओगे, जिसका पीएच जितना कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग और ये वाला एसिड तुम्हारा क्या हो गया? वीक हो गया। ठीक है जी, इस तरह से हम बता देंगे। अब तुम्हारे पास आ गया पीएच। एवरीडे लाइफ में हमारे पीएच के क्या क्या यूजेस होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द पीएच 7 टू 7.8। हमारी बॉडी के लिए ये पीएच मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी पे रिएक्शंस होते हैं 7 से 7.8 तक का। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये पीएच काफी इंपॉर्टेंट है। अब
नेक्स्ट तुम्हारे पास आ गया पीएच ऑफ सॉइल। भाई सॉइल्स में भी कुछ ना कुछ पीएच होता है जिस पे तुम्हारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो पीएच ऑफ सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स। ठीक है जी। तो आइडियल पीएच जो होता है हमारा वो लाई करता है 6.5 से लेके 7.3 तक। तो अगर पीएच में गड़बड़ी तो हमारे जो प्लांट्स होंगे वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं व्हेन पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, हमारे जो टीथ है, हमारे जो दांत है वो डिके होना शुरू कर जाते हैं। फिर है एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बीज। हनी बीज हमें बाइट करती है तो क्या करते हैं हम लोग वहां पर बेस लगाते हैं, जल्दी से बोलते हैं कि बेकिंग सोडा या कुछ लगा लो जब हमें हनी बी स्टिंग करती है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी स्किन होती है, उसमें एसिड इंजेक्ट कर देती है। इट इंसर्ट्स एन एसिडिक सब्सटेंसेस इनटू आवर बॉडी, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है। तो रिलीफ पाने के लिए हमें बेसिक सब्सटेंस जैसे बेसिक सोडा उस वक्त यूज करना होता है। स्टमक में हमारे HCl सीक्रेट होता है। आपने बायो में ये चीजें पढ़ी होगी कि जब हमारी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए एक पीएच चाहिए होता है, दैट इज एसिडिक। ठीक है जी। तो फूड एंटर्स द स्टमक, इट टर्न्स द पीएच ऑफ द स्टमक बिटवीन 1 and 3। अगर तुम्हारा पीएच बिगड़ जाए, ज्यादा हो जाए, तुम उलट सुलट खा लो, तो हम क्या बोलते हैं, भाई अब इसको इनो पिलाना पड़ेगा, अब इसको कोई एंटासिड देना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे स्टमक का जो पीएच है अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसको थोड़ा कम कर दे। तो ये हमारे एवरीडे की लाइफ में जो पीएच का यूज होता है वो। अब आ गया तुम्हारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। डाइल्यूशन बोले तो मैम हमको एसिड और बेसिस में अगर पानी डालना है, स्पेशली अभी देखेंगे एसिड में हम कैसे डाइल्यूशन करेंगे। एसिड भाई खतरनाक है, हमें पता होना चाहिए कि एसिड में पानी हम किस तरह से मिला सकते हैं। तो देखो डाइल्यूशन का मतलब किसी सॉल्वेंट की एडिशन कराना। अभी मानते हैं सॉल्वेंट हमारा पानी है, पानी हमको ऐड कराना है। तो हमारे पास इस बेसिस पे दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है। वैसे ही बेसिस भी कंसंट्रेटेड होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब कि एसिड्स एंड बेसिस विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना कम से कम पानी हो सके उतना कम पानी होता है इन एसिड बेसिस में, तो इन्हें कहेंगे कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब एसिड एंड बेसिस विद मोर अमाउंट ऑफ वाटर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस। रिलेटिव टर्म्स है, एक मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया एसिड का जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, एक दे दिया जिसमें कम है। तो जिसमें कम है पानी वो कंसंट्रेटेड, जिसमें ज्यादा है वो डाइल्यूट। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन। अब देखो बेटा, आ जाओ, इस पे भी सवाल आता है कि आपके पास एसिड्स एंड बेसिस को कैसे डाइल्यूट किया जाए। एसिड्स को देखेंगे तो हम बोलते हैं कि ऑलवेज ऑलवेज ऐड, ऑलवेज कोई कलर ब्लैक लेती हूं, इस पे दिखेगा नहीं, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। कभी भी आपको एसिड में पानी मिलाना हो तो आप क्या करोगे कि आप ऐसा नहीं करोगे कि वाटर, आपने क्या किया एसिड ले लिया ऊपर से पानी डाल रहे हो। आप हमेशा क्या करोगे कि पहले पानी लोगे, उसके बाद धीरे धीरे बूंद बूंद करके एसिड डालोगे। आपने जैसे कि मैंने पानी ले लिया, अब मैं इसमें धीरे 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 ड्रॉप वाइज एसिड डालूंगी और उसे स्टर करती रहूंगी, क्योंकि अगर मैंने उल्टा कर दिया, मान लो मैंने ये सारा भयंकर एसिड ले लिया और फिर मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूं, तो ये रिएक्शन हो जाता है बेटा हाईली 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 एक्सोथर्मिक, हाईली हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है और एसिड भी स्प्लैश हो जाता है, बहुत वॉयलेंट रिएक्शन होता है एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। आप क्या करोगे, पानी लोगे, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज एसिड डालोगे कि इतनी ज्यादा हीट एकदम से इवॉल्व ना हो, धीरे धीरे उसको स्टर करोगे। सो दिस इज द करेक्ट मेथड। यहाँ पे आपसे यही सवाल पूछा गया है, while diluting an acid why is recommended that acid should be added to water and not water to acid। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर हम लोग वाटर, if water is added to acid, if water is added to acid, it is highly exothermic, it is highly
एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कैन कॉज एक्सीडेंट। तो लैब में ये ध्यान रखते हैं, वरना ऐसे छोटे छोटे क्या ही तो काफी ज्यादा सीवियर तुम्हें चोटें आ जाएंगी, ऐसी भी चीजें होती हैं, तो ध्यान रहे। अब सॉल्ट्स की बारी आ गई हम लोग के पास। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है इस चैप्टर में जो हमको याद रखने होते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा सॉल्ट। होता क्या है कि जो कंपाउंड हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं, सॉल्ट अपना एसिड और बेस को रिएक्ट करके, वो होते हैं सॉल्ट। जैसे कि तुमने HCl और NaOH का रिएक्शन करवाया, तो तुम्हारे पास ये जो कंपाउंड बन के आया है, ये वाला कंपाउंड, वाटर के अलावा जो कंपाउंड बन के आया है, इसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है, जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है, ये हमारे पास क्या है, सी वाटर में जो ये सॉल्ट होता है, डिसॉल्व होता है, इसे हम सेपरेट करते हैं। तो इसके साथ और भी चीजें होती है, हम इसे सेपरेट करते हैं। और ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये बाकी चीजें बनाने के बहुत काम आता है। एज अ रॉ मटेरियल ये हमारे लिए यूज होता है, कि इसको यूज करके हम और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है जी। तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉमन सॉल्ट जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जैसे हमें अगर NaOH बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, तो हमें हर चीज बनाने के लिए अपना कॉमन सॉल्ट चाहिए। अब तुम देखो, सबसे पहले है हमारा कॉस्टिक सोडा। अब यहां से जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये। तुम क्या करते हो, लास्ट वाला पोर्शन जो होता है, कई बार उसको लाइटली ले लेते हो, बट यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ कॉस्टिक सोडा हमारा क्या है, NaOH। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मैंने बोला था NaCl काम आएगा, तो ये देखो हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, भाई पानी में डाल के ले लिया, इसे हम ब्राइन भी कहते हैं। तो ये टूट जाता है तुम्हारा, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये एल्कली बन रही है। NaOH एल्कली क्या होती है, जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी बन रहा है, तो क्लोर आ गया क्लोरीन के लिए, एल्कली आ गया NaOH के लिए। तो आप क्या करोगे, NaCl में पानी डालोगे। अब जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है NaOH और Cl2H2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी कैथोड पे बनती है, ये पूछ सकते हैं। और Cl2 हमारी कहाँ बनती है बेटा जी, एनोड पे बनती है। और बाकी जो सॉल्यूशन बच गया वो किसका होता है, NaOH का। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, नाम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्रेपरेशन कैसे करेंगे भाई इसकी, हम अगर स्लेट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं Cl2 पास कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 और वाटर। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इस ब्लीचिंग पाउडर के काफी सारे यूजेस हैं, जैसे फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीच का मतलब बेटा रंग उड़ा देना, किसी चीज से रंग के उड़ाने को हम ब्लीचिंग कहते हैं। तो हम लोग इसको काफी ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कॉटन लिनन में से रंग उड़ाने में, ताकि फिर बाद में हम अपने मनपसंद रंग में उसको डाई कर सके। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स, पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको मिटाने के काम आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो पानी में भी इसे डाला जाता है। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रेपरेशन कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड ही लेंगे, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है बाकी के कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो NaCl में अगर मैं पानी, CO2 और अमोनिया डाल दूं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अगर NaCl में डाल दूं, तो यहाँ क्या बनेगा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो आप ये रिएक्शन याद रखोगे कि हमने नमक लिया, नमक में पानी डाला, पानी में हमने CO2 गैस डाली और अमोनिया, तब जाके मुझे NaHCO3 मिला और बाय प्रोडक्ट मुझे क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। अब वाई इज बेकिंग सोडा यूज्ड? हमारे किस काम आ गया ये जो बेकिंग सोडा हमने बना दिया? तो तुम जो बहुत ही टेस्टी टेस्टी केक्स खाते हो, पुडिंग्स खाते हो, उसमें भी बेकिंग सोडा डाला जाता है बेटा जी। तो क्या करता है, क्यों डालते हैं मैम हम बेकिंग सोडा अपने खाने में? ढोकला जो इतना टेस्टी होता है वो भी अपना बेकिंग सोडा यूज करते हैं हम उसमें। तो देखो NaHCO3 तुम्हारा बेकिंग सोडा, जब आप इसे किसी चीज में मिलाओगे, फिर आप उसे ऑब्वियसली हीट करोगे, अंदर बेक करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट सप्लाई करोगे, तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है Na2CO3 में, पानी में, CO2 में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन में, ये कॉज करती है ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो इसमें जो पोर्स डेवलप होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, इसीलिए उसका टेक्सचर वो स्पॉन्जी होता है। अगर तुम ये नहीं मिलाओगे, तुम्हारा केक जो है वो फ्लफी नहीं बन पाएगा। तो काफी अच्छा यूज है इसका, है ना? अच्छा, अब और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसके यूजेस? एक तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, क्योंकि आप बेकिंग सोडा एज इट इज नहीं डालते हो, बेकिंग पाउडर बनाते हो, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। क्योंकि भाई अगर आप बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेसिक कंपाउंड भी बन रहा है Na2CO3, ऐसे तो केक कड़वे हो जाएंगे, तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड मिलाना पड़ता है। तो जब आप बेकिंग सोडा में ये एसिड मिलाते हो, माइल्ड एडिबल एसिड, तो उसे हम बोलते हैं साथ में उस मिक्सचर को बेकिंग पाउडर। हमारे घरों में जो रखा होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। भाई हमारे पास ये सोडा एसिड, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना बिल्डिंग्स में, तुमने जनरली देखी होगी वो रेड कलर की बॉटल्स, उनके अंदर भी ये होता है। उसके बाद वॉशिंग सोडा पे आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा होता है हमारा Na2CO3.10H2O। Na2CO3 डॉट, साथ में मत भूलना कितने पानी? 10 पानी। प्रेपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। आपने Na2CO3 में पानी डाला, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे और हमें मिल जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। अब यूजेस देख लो भाई, अगर ये हमारा वॉशिंग सोडा है, नाम से ही वॉशिंग सोडा है, तो ये क्लीनिंग एजेंट की तरह तो काम करेगा ही फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। एक तो ये यूज याद ही रह जाएगा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसे भी रिमूव करता है हमारा वॉशिंग सोडा। उसके बाद आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ होते हैं। प्रेपरेशन कैसे है? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है बेटा? जिप्सम को हीट करेंगे अगर हम, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पे हम जब हीट करते हैं जिप्सम को, तो वो पानी लूज करके हमें बना देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जिप्सम है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। जब आप इसे हीट करोगे तो यहां से मेरे पास बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम ये रिएक्शन करेंगे। अच्छा, हाफ तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से, इस तरह से। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? हाफ वाटर मॉलिक्यूल। दो में से कितना चला गया तुम्हारा? 1.5, मतलब 75% वाटर ये लूज कर देता है। तो ये फॉर्मूला तुम जरूर याद रख लेना POP का। इवन तुम लोग क्या करोगे, जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखोगे। कई बार जिप्सम का फॉर्मूला भी तुमसे पूछ लिया जाता है और ये वाला रिएक्शन भी तुम्हें पेपर में एज इट इज आ जाता है। अब इसके यूजेस देख लो। तो देखो, इसे हम फॉल्स सीलिंग्स में यूज कर लेते हैं, हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, आप देख सकते हो
जब आपको फ्रैक्चर लगता है तो उसमें पीओपी लगाया जाता है ताकि आप मूवमेंट ज़्यादा ना हो आपकी। मेकिंग टॉयज, ऐसे वाले टॉयज आते हैं ना जो, उनको बनाने के काम आता है। एयर टाइट कंटेनर्स बनाने में काम आता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। तो ये था तुम्हारा पीओपी, जो कि तुम्हारा लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। एंड इसी के साथ हम लोगों ने अपना चैप्टर कर लिया है रिवाइज। और अब आप लोग के साइड से भी रिवीजन आना चाहिए। तो हम लोग आप लोग के साथ ये भी जो भी नोट्स हैं हम लोग शेयर कर देंगे। सो आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए इफ यू वांट दीज नोट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।